बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। पूरे हफ्ते में कितनी अच्छी खबरें हमने सुनी, कितनी बुरी खबरों का हमें सामना रहा, कौन कौन से एदाद शुमार हमारे सामने आए, इन तमाम पॉइंट्स को आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अच्छी खबरों से। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन मुल्की मईशत के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत कामयाब दौरा है। बिजनेस कम्युनिटी से अहम मुआहदे भी हुए, मुख्तलिफ सेक्टर्स में MOU साइंस हुए। CPEC के फ़ेज़ 2 पर किस तरीके से अब हमने आगे बढ़ना होगा चाइना के साथ, इस पर बातचीत हुई। कामयाब दौरा वज़ीर-ए-आज़म का रहा है। बिजनेस फोरम से खिताब भी हुआ, बिजनेस फोरम में बड़े अहम मुआहदे भी हुए। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा पूरी वफाकी वज़रा की टीम भी है, मुख्तलिफ MOU साइंस हुए। तो ये खुशाइन बात है और इस दौरे की बड़ी अहमियत है और उम्मीद करते हैं कि बजट के बाद इस दौरे के समरात हमारी मईशत पर मुरतब होंगे और हम अपनी एक डायरेक्शन बना सकेंगे। ये एक तो अच्छी खबर है इस हफ्ते की। इसके अलावा दूसरी अच्छी खबर यह है कि OGDCL ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ख़त लिखा था और उस खत में ये इन्फॉर्मेशन दी थी स्टॉक एक्सचेंज को कि तेल गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हो गए हैं। जलाई कोहाट में जो फील्ड है इनकी, वहाँ से तेल गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। 305 बैरल यौमिया खाम तेल के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए और 3 मेट्रिक टन LPG के ज़खायर दरियाफ्त हुए। तो ये खुशाइन बात है। इसके अलावा 2.50 MMCFD गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए। तो ये दूसरी अच्छी खबर थी जो हमने इस हफ्ते देखी। और OGDCL, मरी पेट्रोलियम और दीगर जो हमारी एक्सप्लोरिंग कंपनीज़ हैं वो फील्ड पे काम करती रहती हैं और नए ज़खायर दरियाफ्त करती रहती हैं। और जब वो नए ज़खायर दरियाफ्त होते हैं तेल और गैस के, तो फिर वो हमारे सिस्टम में शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा एक और अच्छी खबर जो आज इस हफ्ते हमने देखी वो ये थी कि ऑटो कंपनी बहरान कमर्शियल एंटरप्राइजेज़ ने चाइना के अंदर एक अहम मुआहदा किया है। चाइना बिजनेस कॉन्फ्रेंस में चीनी कंपनी और पाकिस्तानी कंपनी के दरमियान एक MOU साइन हुआ है। पहली बार चाइना के ताउन से पाकिस्तान में गाड़ियों के पार्ट्स तैयार होंगे। गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं उनमें जदीद किस्म के एंटीने हैं वो तैयार होंगे और चाइना कंपनी पहली बार पाकिस्तान में मेहरान एंटरप्राइजेस के साथ गाड़ियों के जदीद एंटीने तैयार करेगी। और इस कंपनी के जो CEO हैं मशहूद अली खान, उन्होंने इस एग्रीमेंट पर साइन किए। खुशाइन बात है। फिर एक्सपोर्ट भी होंगे यहाँ से पार्ट्स और ऑटो एक्सपोर्ट पाकिस्तानी मईशत के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं बुरी खबर पे। बुरी खबर यह है कि एलियान कराची के लिए नेपरा की मंजूरी के बाद 10 रुपये 1 पैसे बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी गई है। अब फ़ी यूनिट 10 रुपये 1 पैसे महंगा हो गया है और ये फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा किया गया है। ताज बरादरी ने आवाम ने उसको मुस्तरद कर दिया है। जुलाई में 3 रुपये 11 पैसे फ़ी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। कि इलेक्ट्रिक सार्फिन जून में 2 रुपये 68 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की वसूली करेगी। इसके अलावा अगस्त में 3 रुपये 22 पैसे और सितंबर में इलेक्ट्रिक सार्फिन से 1 रुपये फ़ी यूनिट इजाफी वसूल करेगी। नोटिफिकेशन के जरा कर दिया है नेपरा ने। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इलेक्ट्रिक ने नेपरा से अप्रूवल मांगी थी और नेपरा ने अप्रूवल दे दी है। बिजली महंगी हो गई। आइंदा आने वाले दिनों में गैस की कीमत में भी इजाफा होगा। LPG जो इम्पोर्ट होती है इस पर भी टैक्स लगने वाला है। तो ये बुरी खबरें हैं और ये बुरी खबरें यकीनन महंगाई का एक नया तूफान बर्पा करेंगी। इसके अलावा अब आ जाते हैं एदाद शुमार पर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट में आपके सामने डिस्कस करूंगा। कारोबारी हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान देखा गया। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 2124 पॉइंट्स कम हुआ। एक हफ्ते में इंडेक्स 73,754 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। 76,208 के लेवल से गिरकर 73,754 के लेवल पर 100 इंडेक्स आया। 72,000 के लेवल पर भी हमने ट्रेडिंग के दौरान इस हफ्ते 100 इंडेक्स को देखा। तो एक हफ्ते में 85 अरब रुपए मालियत के 2 अरब 11 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। मजमूई तौर पे शेयर्स की कीमत कम होने से जो फाइनेंसर्स हैं उनको एक हफ्ते में 266 अरब रुपए का नुकसान हुआ। एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन 9,930 अरब रुपए रही, कम होकर। देखें, बजट के अंदर अगर नए टैक्सेस लगेंगे और ये खबरें जब सामने आएंगी तो खदशात जहनों में होंगे। फाइनेंसर्स का जो एतमाद है वो शेक होगा, वो रिजर्व होंगे, वो शेयर्स बेचेंगे और इसी की वजह से मार्केट पैनिक सिचुएशन में आई और हमने देखा 2000 पॉइंट्स इस हफ्ते मार्केट माइनस हुई। 100 इंडेक्स गिरते गिरते 72,000 के लेवल पर आया। तो अरबों रुपए का नुकसान तो होना ही है। जब कैपिटल गेन टैक्स में इजाफे की बातें होंगी, जब 3,500 अरब रुपए के नए टैक्सेस मुख्तलिफ सेक्टर्स पर आएंगे, ख़ासतौर पर कॉर्पोरेट सेक्टर्स को जब निशाने पर लाया जाएगा तो उसका अल्लाह मौला नतीजा आप लोगों ने देख लिया स्टॉक मार्केट में और ये खदशात बरकरार हैं। इसके अलावा स्टेट बैंक ने वफाकी हुकूमत के कर्जों की तफसीलात जारी कर दी हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान के लिए। बैरूनी कर्जे
और मुकामी कर्जे कितने रहे, स्टेट बैंक ने एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। हुकूमत ने अप्रैल में 709 अरब रुपए का कर्ज लिया। हुकूमत के मजमूई कर्ज में 12.8% का इजाफा हुआ। हुकूमत के मजमूई कर्जे अप्रैल 2024 तक 66,083 अरब रुपए हो गए। एक साल में हुकूमत के मजमूई कर्जों में 7,484 अरब रुपए का इजाफा हुआ। मुकामी कर्ज 7,983 अरब रुपए इजाफे से 44,481 अरब रुपए पहुंच गया है। बैरूनी कर्ज 2% कमी से 21,602 अरब रुपए हो गया है। मजमूई तौर पे एक साल में हुकूमत ने बैरूनी कर्ज की मद में 448 अरब रुपए अदा किए। सूद की अदायगियाँ अगर मैं शामिल कर लूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 75,000, अगर मैं सूद की अदायगी इसमें शामिल कर लूँ तो हमारा मजमूई कर्जा 75,000 अरब रुपए तक पहुँच जाएगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट किस तरीके से हम अपने कर्ज अदा करेंगे, ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए। इसके अलावा एदाद-ओ-शुमार में रेमिटेंसेस की बात कर लेते हैं। मई 2024 में मुल्की तरसीलात ज़र की मद में यानी रेमिटेंसेस हमारी 3 अरब 20 करोड़ डॉलर रही। खुशाइन बात है, अच्छी बात है, लेकिन हमने 33 अरब डॉलर जो सालाना हमने हदफ मुकर्रर किया था वो हमने हासिल नहीं किया। हमारी रेमिटेंसेस का टारगेट भी मिस हुआ, हमारी एक्सपोर्ट का टारगेट भी मिस हुआ। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तरसीलात ज़र गुज़िश्ता माली साल के पहले 11 महीनों के मुकाबले में जो रवा 11 महीने उनमें 7% बेहतर रही, लेकिन हमारी रेमिटेंसेस 7% बेहतर रही हैं जो गुज़िश्ता 11 माह के मुकाबले में। इस दफ़ा जो फ्लो आ रहा है वो रेमिटेंसेस का वो 7% बेहतर है, लेकिन इसके बावजूद भी हम पीछे रह गए। उसकी वजूहत क्या है? हवाला हुंडी नेटवर्क सबसे बड़ी वजह है। उसके अलावा ट्रस्ट डेफिसिट है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसे नहीं भेज रहे। यहाँ पे कौन सा ऐसा बिजनेस है जो फल फूल रहा है? सबसे पहले तो वो तामीराती सेक्टर में यानी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, रियल एस्टेट सेक्टर में पैसे भेजते थे, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा रेड जोन में है तो उन्होंने पैसे रोक लिए। तो ये तमाम वजूहत बनी है तरसीलात ज़र के टारगेट मिस होने की। इसके अलावा एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर में 1 करोड़ 60 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक ने एदाद-ओ-शुमार जारी कर दी हैं। मजमूई ज़खायर 14 अरब 21 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गए हैं। स्टेट बैंक के ज़खायर इजाफे के बाद 9 अरब 11 करोड़ डॉलर रहे हैं। अब इन तमाम पॉइंट्स को हम अपकमिंग सेगमेंट्स में डिस्कस करेंगे कि अच्छी खबरें भी हैं, बुरी खबरें भी हैं, लेकिन जो इस वक्त सबसे ज़्यादा अलार्मिंग बात है वो है बजट में नए टैक्सेस की। अब बजट में जो नए टैक्सेस लगेंगे उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? इन्फ्लेशन यानी महंगाई कहाँ पर जाएगी? कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट सेक्टर इस वक्त टॉप पर है कि भाई इसमें टैक्सेस लगाएं सबसे ज़्यादा। अब रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर वैसे ही टैक्सेस दे रहा है, तो इतने टॉप पर इसको क्यों रखा जा रहा है? इतना ज़्यादा इसको क्यों पंच किया जा रहा है? इस पर आज हम बात करेंगे। फिर मुल्की मुआशी एदाद-ओ-शुमार बेहतरी की सतह पर तो हैं, डायरेक्शन तो थोड़ी सी बेहतर है। हमारा करंट अकाउंट बैलेंस बेहतर हुआ है, हमारा ट्रेड डेफिसिट थोड़ा बेहतर हुआ है, लेकिन हमारा पावर डेफिसिट, हमारा ट्रस्ट डेफिसिट, हमारा फिस्कल डेफिसिट ये बढ़ रहा है। तो किस तरीके से लोकल इन्वेस्टर को हमने फैसिलिटेट करना होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन को हमने किस तरीके से बेहतर करना होगा, स्टॉक मार्केट में पैनिक सिचुएशन क्यों बर्पा हो गई, इन तमाम नुकात को हम तफसीली डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं आसिफ समसम, चेयरमैन आबाद हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अहम दौरा है वज़ीर-ए-आज़म का, चाइना के सदर से मुलाकात हुई, बिजनेस फोरम से मुलाकात हुई, मुतादिद MOU साइन हुए, मुख्तलिफ सेक्टर्स में हम देख रहे हैं कि अब सरमायाकारी आएगी पाकिस्तान में, शराकतदारी देखी जाएगी चीनी और पाकिस्तानी कंपनियों की। लेकिन इस दौरे के अंदर हमने एक चीज़ नोट की, वो थी कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया। कोई कंस्ट्रक्शन सेक्टर के एग्रीमेंट्स नहीं हुए, बिजनेस फोरम में कोई कंस्ट्रक्शन सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर की बात नहीं हुई। तो ऐसा क्यों है? वजूहात क्या हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को मुकम्मल तौर पे साइड कर दिया गया है और दीगर सेक्टर्स पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत शुक्रिया हमजा भाई, आपने जिक्र किया शुरू में कि वज़ीर-ए-आज़म साहब चाइना गए हैं और 32 कंपनी से इनके कुछ MOU साइन हो गए हैं। और मैं तो हमेशा एक बात देखें, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए। आपने जिक्र किया कि इस पे इम्प्लीमेंट कब तक होगा, कैसे होगा। तो देखें, कोई भी चीज़ ज़ीरो से ही स्टार्ट होती है, और अगर ऐसा काम होने जा रहा है जिसमें चाइनीज़ अगर किसी भी सेक्टर में हमारे यहाँ आना चाह रहे हैं, ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से उसमें कोई ना एग्रीमेंट है ना कोई जिक्र है, मगर मैं समझता हूँ कि इससे हमें
कोई हमें कोई वो नहीं है। हम समझते हैं कि बाकी सेक्टर्स में भी अगर वो आते हैं, हमारे मुल्क की इकोनॉमी चलेगी, काम बिल्कुल। चलेगा। और अगर अगर इन एमओयूज़ में ये बात अगर मद्देनज़र रखी जाए कि बजाय इसके कि उन वो काम करें और उनके पीछे हम चलें, उसके बजाय अगर वो टेक्नोलॉजी मुंतकिल करें हमारे मुल्क में, चूँकि अब जो टाइम है आगे बढ़ने का, तो अगर हमारे पास वो चीज़ें जो चाइना बनाता है अगर हम बनाएँ, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन वरना अगर इसी तरह होगा कि चाइना की कोई प्रोडक्ट चाइना खुद बना के हमें दे, चाहे वो पाकिस्तान में बनाए या चाहे वो चाइना में बनाए, तो मैं समझता हूँ कि वो हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं होगी। लेकिन साथ-साथ आपने ये कहा कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से, तो मैं बड़ा मुझे दुःख है इस बात पे। दुःख इस बात पे है कि लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करता ही रियल एस्टेट सेक्टर है, और जो एक माइंडसेट या जो वाइब्स हैं कि इस सेक्टर में हौसला शिकनी करनी है, इस सेक्टर को नहीं चलने देना है, इस सेक्टर को टैक्स करना है। हमने तो तजावीज़ भी दी, हमने तो ये भी कहा कि आप हमसे मिलें, हम हमें कन्विंस कर दें या हमसे कन्विंस हो जाएँ। हमने तो ये भी कहा कि अगर आईएमएफ की शराइत में रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ खदशात हैं, तो हम उसको दूर कर सकते हैं। हमने तो ये भी कहा कि कौन-सा ग्रे एरिया है हमारे सेक्टर में, कि हम आपको आइडेंटिफ़ाई कर देंगे कि उसको आप ठीक करें तो आपको टैक्स भी ज़्यादा मिलेगा। हमने तो ये भी कहा कि नॉन फाइलर्स को मैक्सिमम आपने जो है उसको हिट करना चाहिए, ताकि ये चीज़ें इकोनॉमी का हिस्सा बन जाएँ जो भी ट्रांज़ैक्शन होती है। हमने तो सिर्फ़ ये माँगा इनसे कि देखिए, हमारा रॉ मटेरियल प्लॉट है। प्लॉट होता है तो तामीरात होती हैं, ये लिंक है। प्लॉट को इतना स्ट्रिक्ट उस पे पॉलिसी बनाना, देखिए ट्रेडिंग को हमने कभी फ़ेवर नहीं किया कि प्लॉट लिया, प्लॉट बेचा, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एक प्लॉट लिया जाता है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए, जो 3 साल, 10 साल, 20 साल के बाद वो कहीं जाके एक उसकी स्ट्रेंथ या उसकी वैल्यू डेवलप होती है, तो उसको हिट करेंगे तो जो फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट है वो बंद हो जाएगी। क्योंकि जो बातें सुनने में आ रही हैं कि विदहोल्डिंग टैक्स जो है, मतलब आप सॉरी, गेन टैक्स जो है वो आप कह रहे हैं कि हर सूरत में देना पड़ेगा, चाहे कभी भी प्लॉट बेचें। तो आप सोचें कि आपने डीसी वैल्यू पे लोगों की पहले पाकिस्तान बनने के बाद से सेल डीडें करवाई हुई हैं। और अगर आज वो बेचता है, अगर वो 1 करोड़ का प्लॉट है आज 50 करोड़ का बेचता है, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि उस पे वो आपको मैक्सिमम टैक्स की स्लैब में जाके टैक्स देगा? तो आप थोड़ा सोचें कि ये अगर लोगों डीसी का वैल्यू, भरोसा तोड़ना। एफबीआर वैल्यू पर कैपिटल गेन टैक्स शायद होता है फाइलर पर, तो अभी तो वो 3% है आई थिंक। नहीं, और ये फाइलर पे नहीं है, ये देखिए कैपिटल गेन टैक्स तो सेलर पे होता है हमेशा, जी, क्योंकि गेन सेलर तो अगर सेलर फाइलर करता है, है ना। सेलर अगर फाइलर है, नहीं, हम तो देखिए हम बात ही फाइलर की कर रहे हैं, जी मैं नॉन फाइलर की बात करता ही नहीं। जी, ना मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ना मेरे तो सेक्टर थ्री में कोई परसेंट मेरा है मेंबर नॉन इस फाइलर। वक्त कैपिटल गेन टैक्स के जो है वो 3% आए थे नहीं, सेलर नहीं, पर। 3% नहीं है। देखें, इसकी इसकी मुख्तलिफ स्लैब्स होती हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हमने कहा था कि 5% तक आप मैक्सिमम रखें, यानी अगर पहले साल अगर कोई प्लॉट लेके बेच देता है तो उसको 5% कैपिटल गेन टैक्स लें। अच्छा, इसी तरह 2 साल के बाद बेचता है तो उसको थोड़ा कम करें, 3 साल के बाद बेचता है तो कम करें, सही, फिर 5 साल के बाद बेचता है, तो ये बड़ी क्लियरली आइडेंटिफाइड है कि उसका कोई ट्रेडिंग वाला बंदा नहीं है ये। सही है, इसने अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए एक चीज़ रखी, अपनी उस वक़्त की इन्वेस्टमेंट की जब उस ये काबिल था कि कोई प्लॉट या इंस्टॉलमेंट पे वो ले सकता। सही है। लेकिन आप अगर इसको हिट देखिए, हमारा ये मैकेनिज़्म क्या है? मैकेनिज़्म कोई समझेगा नहीं ये आप कि लोगों ने तजावीज़ दी थी, अब हुकूमत क्या करने वाली है? हुकूमत हर देखिए, डील के ऊपर 5% अप्लाई करेगी कैपिटल गेन टैक्स, ख्वाह वो नहीं, जब भी अभी बेचे वो तो सेलर। उनके देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, हम लोग बड़े रियलिस्टिक बात करते हैं। जी, मैं आप खुद बताएं कि मैं ये कहूं कि 10% वो टैक्स हमसे लेगी, 20% लेगी, 5% लेगी। आप खुद ये समझते हैं, मैं भी समझता हूं कि हम प्रेडिक्शन वाले लोग नहीं। खदशात क्या हम हैं? तो जब तक खदशात क्या हैं? बजट ना आ जाए, देखिए बजट जब तक आ ना जाए मैं क्या राय दूंगा, मुझे खदशात क्या। क्या हैं आसिफ जब समसम, ये बताएं खदशात क्या हैं? देखिए, मैं यही कहता हूँ, देखिए जो नजर इंक्रीज आ तो रहा है होना कि है, बड़ा इंक्रीज तो होना है, लगने तो है टैक्सेस रियल एस्टेट सेक्टर में, आपके क्या एग्जैक्टली खदशात हैं? एग्जैक्टली एग्जैक्टली मेरे खदशात ये हैं कि इनको बड़ा स्ट्रिक्ट वो चाहते हैं कि सख्ती से डील करना है इस सेक्टर को। तो मैं बहुत आसान कर देता हूँ हुकूमत के लिए बात टैक्स कि कितना आप बढ़ने वाला सख्ती है? से डील टैक्स करने का कितना बढ़ने वाला है? सुने। खदशात क्या है?
देखिए खदशात तो मैंने आपको बड़ा सिंपल बताया ना कि अगर वो लिमिटेशन कर रहे हैं कि 5 करोड़ की प्रॉपर्टी पे इतना, 10 करोड़ पे इतना, 15 करोड़ पे इतना, लेकिन मैं आपको फिर एक बात देखें, थोड़ा सा रियलिस्टिक सुनिए। मैं कुछ भी नहीं कह सकता जब तक कि वो डॉक्यूमेंट्स वो अनाउंस ना करते। पहली बात, मैं बिफोर अगर बजट अगर बात है तो मैं अभी ये बता सकता हूँ कि होना क्या चाहिए। आप अगर समझते होना हैं कि क्या इस चाहिए ये सेक्टर तो आपने को बता जिसने दिया, भी, हो क्या रहा है ये भी तो बताएं ना। देखिए हो ये रहा है कि इसको बड़ा हार्डली डील करना है इस सेक्टर को, और इसका नतीजा ये निकलेगा कि 20% हम काम कर रहे हैं, ये 20% काम भी हमें लगता है खदशा है। देखिए मैं चाहता हूं, मेरे मेरे जितनी हमारी टीम है वो चाहती है कि ये बिजनेस पाकिस्तान से जाए ना। आप आज आज मैं एक जगह मिल के आया, एक मीटिंग करके आया, जी उन्होंने मुझे ऑफर की कि आप एक जमीन पे अगर कोई बड़ा दुनिया का या यूएई का बड़ा डेवलपर लेके आए पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आज मैं वो मीटिंग करके आया। मैं क्या मैसेज उनको जाके दूं कि आप यहाँ जैसे ही आएंगे तो आपको दबोच लिया जाएगा क्या, या आपको रोक लिया जाएगा कि ये सेक्टर, मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि जो सेक्टर 1000 गज पे 800 मिलियन, यानी 1000 गज पे 800 मिलियन का जो कंट्रीब्यूशन करता है लोकल इंडस्ट्री में, पुट बूस्ट करता है उसको, पूरे मुल्क में जब ये सेक्टर चलता है तो उसकी स्ट्रेंथ को आप बंद करना चाह रहे हैं। सिंपल, अब आज बात कर अच्छा, लेते अब हैं। ये तो बताएं कि ठीक है, ये सेक्टर जबूहाली की जानिब गामजन है, बिल्डर्स अपना सरमाया लेकर बाहर जा रहा है, प्रोजेक्ट्स बंद हो गए हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मुंह मोड़ लिए हैं। अब अपनी बका के लिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर की बका के लिए आबाद क्या कर रहा है? क्या आबाद बैठ के इससे बातें कर रहा है, या वाकई में आबाद ने कोई मैकेनिज्म तैयार किया है और SIFC के बाद लेके जाएगा, वफाकी हुकूमत के बाद लेके जाएगा? आबाद की क्या परफॉर्मेंस है? आबाद ने वो प्री बजट जो है, आबाद ने SIFC को ये सारी तजावीज 2 दिन पहले भेज दी है, ठीक है, 3 दिन पहले। सही। और आबाद ने SIFC को भी लिखा है, आबाद ने प्राइम मिनिस्टर को भी लिख दिया है, आबाद ने वजीर खजाना को भी लिख दिया है। आबाद ने हर उस फोरम को जो हम समझते हैं कि जो अथॉरिटी हैं या जिनकी अथॉरिटी है या जो फैसला साज है, जी। उन सबको ये लिख दिया है। और मैं आपसे हमजा भाई ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से कि ये हमें लगता है कि ये कोई माइंडसेट है जो निगरां हुकूमत से शुरू हुआ था फाइनेंस मिनिस्ट्री में, जी। कि इस सेक्टर को खराब करने के लिए उसी के मशवरे से या उनके मशवरों से ये चीजें की जा रही हैं। अगर हमारा स्टेक है, हम पूरे मुल्क में सिंगल बॉडी है, हमारा स्टेक है, अगर हमसे बात नहीं की जा आसिफ रही आसिफ साहब, तो आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि सेक्टर पर जो कमबख्ती आई है वो मिफ्ता इस्माइल की जानिब से आई है, जब उन्होंने 17 टैक्स आयद किया था? मिफ्ता इस्माइल ने शुरुआत की देखिए थी। मैंने, आप इस हाँ, बात को मैंने तो एक तस्लीम प्रोग्राम, करते हैं ना? मैं इसका जवाब देता हूँ। मैंने एक प्रोग्राम में मिफ्ता साहब मेरे साथ थे, जी उनको मैंने 1 to 1 ये बात की, एक चैनल का प्रोग्राम था, जी उसमें मैंने 1 to 1 बात की। मैंने इनसे कहा कि मुफ्ता भाई ये आप हमेशा, मैं देखता हूँ कि आप डिफेंड करते हैं 7E को, तो आप सोचें कि आपने तो वो बात की, यानी मैंने वहाँ ये तक भी कहा कि यहाँ अगर मेरे सेक्टर पे वो राय देगा या वो बंदा टैक्स सजेस्ट करेगा जिसको ये पता ही नहीं है कि ये सेक्टर है क्या, जो इस सेक्टर की नब्ज को नहीं जानता, अगर आप मेरे पूछे बगैर, आबाद के पूछे बगैर ये अगर आप बात करते हैं और काम करते हैं तो कोई हैसियत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं बहुत छोटा था तो जानू जर्मन चलता था, ये आज तक चल रहा है ड्रामा। तो इसको जब तक अगर हम इसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि कौन इसमें रोल अदा कर रहा है जानू जर्मन का, इनको अगर नहीं निकालेंगे, मतलब मिफ्ता इस्माइल कसूरवार हैं, उन्होंने शुरुआत कर दी थी 7 टैक्स लगाकर इस सेक्टर की जबूहाली। मैंने देखिए मिफ्ता इस्माइल साहब से ये जरूर कहा कि मैंने कहा मिफ्ता साहब हमारे भाई हैं, मैंने कहा मिफ्ता भाई ये आपके दौर में लगा, ये आप ही ने हमें गिफ्ट दिया है, और जिसकी वजह से आज ये इसका इतना इतना मुश्किल इम्पैक्ट हो गया है कि कोई इन्वेस्टर, चाहे वो DHA की जो लो कास्ट हाउसिंग है ना, DHA की, DCK वगैरह मुल्तान, वो भी, उनमें भी काम जो है मुतासिर हो गया, तमाम पाकिस्तान में मुतासिर हो गया। इसलिए कि 7E, कभी कोई सोच सकता है कि आपका एक प्लॉट है उस पे मैं रेंटल इनकम एज्यूम करूं और उस पे मैं टैक्स मांगूं? ये कौन सी दुनिया? और 7E से कोई इतना ज्यादा आपको टैक्स जनरेट भी नहीं हुआ हुकूमत को। अच्छा, मिलना ही नहीं था, मिलना ही नहीं था। आखिर में मुझे ये बता दें आसिफ साहब, बजट से उम्मीद है, बजट से तवक्कुआत हैं, या खतरनाक बजट होगा रियल एस्टेट सेक्टर के लिए? देखिए अगर आप सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो मुश्किल तरीन बजट होगा, पहली बात। और जहां तक इन जनरल बात करें तो देखें, हमेशा मैं अपने तो चले रोना, या मैं अपनी जो मुश्किल है वो तो आपको बताता हूँ।
लेकिन चूँकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे इस मुल्क से बड़ी मोहब्बत भी है जी, और हमेशा हम सबको मुहिब्बे वतन होना चाहिए। जी, ये बजट मुश्किल इसलिए भी होगा कि आप किसी से कर्ज़ लें। जब आप कर्ज़ लेंगे तो जो कर्ज़ देता है वो सिक्योर करता है अपनी उस रिटर्न को पे कर्ज़ को, तो वो लाज़मी आपको सजेशन देता है कि इस सेक्टर को टैक्स करें। बिल्कुल, बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं आसिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत सख्त बजट होगा। ज़ाहिर-सी बात है IMF के प्लान में, IMF की ईमा पर ये बजट तैयार हुआ है। नए टैक्सेस, भारी भरकम टैक्सेस आयद होंगे मुख्तलिफ सेक्टर्स पर, खास तौर पर रियल एस्टेट सेक्टर पर, और रियल एस्टेट सेक्टर की क्या डायरेक्शन होगी इस बजट के बाद वाज़ेह हो जाएगा। या वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर आमिर सिद्दीकी, मौजूद तजज़ाकार हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बजट से क्या तवक्कुआत हैं, बजट कैसा होगा, क्या एदाद-ओ-शुमार आपके ज़हन में है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत-बहुत शुक्रिया जनाब, आपने मुझे टाइम दिया। अच्छा ये बता दूँ बजट की जहाँ तक बात है, ये तो हर किसी को मेरा ख़्याल है
की डिक्टेशन पे ही हो रहा है सब कुछ। बिल्कुल। तो IMF की डिक्टेशन पर ही हो रहे हैं तमाम फैसले। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बजट में कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा, खतरनाक बजट होगा। IMF के प्लान में है नए और भारी भरकम टैक्सेस आयद होंगे। या वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं जफर मोती, साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। बहुत शुक्रिया जफर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इंटरेस्ट रेट क्या होगा, क्या अनचेंज रहेगा, 100 बेसिस पॉइंट की कमी होगी या कुछ भी नहीं होगा? आपके क्या ख्यालात हैं, क्या तवक्कुआत हैं आपकी? देखिए, तवक्कुआत तो अच्छे हैं, हर जगह बात हो रही है और हर कंट्री में भी, चाइना में औरंगजेब साहब ने, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अश्योरेंस दी है। फिर दुनिया में भी थोड़ा थोड़ा कैनेडियन गवर्नमेंट ने भी अपने इंटरेस्ट रेट काफ़ी सालों बाद कम किए हैं। तो लगता है कि अगर इन्फ्लेशन के फिगर्स जो दे रहे हैं कि भाई कम हुआ है और महंगाई थोड़ी सी कम हुई है, तो सिंबॉलिकली 100 बेसिस पॉइंट तो कम कर सकते हैं फौरी तौर पर। लेकिन ये इंटरेस्ट रेट अभी भी अगर 22 से 21 होगा तो भी इतना ऊंचा है कि फिर भी फीजेबल नहीं रहता इंडस्ट्रीज को काम करने से, क्योंकि अगर वो टॉप हैवी हैं, बहुत ज़्यादा लिया हुआ है, यानी कर्जा लिया हुआ है, बड़ी इंडस्ट्री है, तो उनका तो जितना नफा है वो सिर्फ इंटरेस्ट रेट सूद भरने के ऊपर ही निकल जाता है। और अगर ये अनचेंज रहता है? अनचेंज रहता है तो वो तो हम कितने महीनों से देख ही रहे हैं। बात शुरू होती है कि कम करेंगे, हमने तो कई मरतबा, मैंने खुद कहा कि सिंबॉलिकली 50 बेसिस पॉइंट से शुरू करें, वो भी रीजनेबल नहीं लगा। लास्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी थी उससे तो 50-50 हो गया था। जो ग्रुप्स ने डिफरेंट दे रहे थे, एक हम लोग ही थे जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट कम होगा, क्योंकि वो जो इनका एटीट्यूड IMF का स्पेशली है, वो इंटरेस्ट रेट कम ना करने का इंसिस्ट कर रही है अभी भी, क्योंकि उनको अभी भी इकोनॉमी, ऑनलाइन और इन्फ्लेशन कंट्रोल के फिगर्स पर भरोसा नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर चांसेस अनचेंज रहने के हैं। अच्छा, अब दूसरी जानिब आ जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज पूरे हफ्ते हमने देखा कि रेड जोन में ट्रेड होती रही, 2000 पॉइंट से जायद की कमी भी हुई। 100 इंडेक्स 76,200 के लेवल से गिरकर 72,000 के लेवल पर आ गया। क्यों इतनी पैनिक मच गई है स्टॉक मार्केट में? देखिए, बजट में बहुत अजीब और गरीब खबरें आ रही हैं, और इसमें स्पेशली जब गवर्नमेंट के ऑफिसर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं कि रूमर क्रश करने के लिए, तो उस रूमर का स्ट्रेंथन होना, ताकत बन जाना ज़्यादा बढ़ जाता है। और यही हुआ है कि रूमर क्रिएट होती है, रूमर्स ख़त्म हो जाती हैं, प्री बजट का हर साल होती हैं, लेकिन इस दफा जो है ना, जो फिगर्स और जो रूमर की स्ट्रॉन्ग होने का इसलिए है कि गवर्नमेंट की तरफ से डिनाइल बहुत आ रहे हैं। दूसरा, किसी पर इल्जाम डालना ये रूमर का एक और भी रीजन बन जाता है स्ट्रेंथन होने का। तीसरा ये कि हमको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि बजट तो बहुत खतरनाक होगा, बहुत तकलीफदेह होगा, बहुत मुश्किलात लेकर आएगा, फाइलर्स के ऊपर ही लाएगा। नॉन फाइलर तो अभी भी मुस्कुराते रहते हैं, वो कहते हैं जो कर सकते कर लो, हम फाइलर तो बनेंगे नहीं। और अपना ये जो अगर कैपिटल मार्केट को छेड़ा गया है किसी भी तरीके से, स्पेशली कैपिटल गेन टैक्स के मद में, तो वो जो है पूरी कैपिटल मार्केट को खराब कर सकता है। और उसका आपने एक छोटा सा एक कहते हैं ना ट्रेलर देखा है, जो आजकल लोग चलता है ना कि सेलिंग चल है। बिल्कुल। तो ये सब देखते हुए रूमर्स को क्रिएट होना, फिर डाई डाउन होना, खत्म हो जाना, ये हमेशा का है, और यही हमारी कैपिटल मार्केट को अभी बड़ी तकलीफों में ला रहा है। अच्छा, वजीर खजाना का एक बयान मीडिया में चल रहा है कि अगर मुमकिन टैक्सेस लागू हो जाते हैं तो मुल्क का चलना बड़ा मुश्किल होगा। ये बयान हम देखने के मीडिया की शायद सुर्खियों में है। अगर इस बात को अगर हम सामने रखते हैं तो फिर हमारा क्या कॉन्फिडेंस लेवल होगा? हमारा तो कॉन्फिडेंस लेवल इस बयान के बाद वैसे ही शेक हो गया है। देखिए, अब यही तो है कि गवर्नमेंट कितना प्रेशर IMF का संभाल सकती है। अभी एक जगह पर मैं सुन रहा था एक एनालिस्ट का, बड़ी अच्छी बात उसने की कि कोई जाकर पूछे तो सही, जो सैलरी पर्सन जो है उनका क्या हाल है, उनके ऊपर क्या टैक्सेस की जो बढ़ा देते हैं, सैलरी तो उनकी नहीं बढ़ती है,
तो सैलरियां तो बल्कि उनकी जॉबलेसनेस सब क्रिएट हो रही है जब इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं, इन्फ्लेशन की वजह से गिन लें, हाई इलेक्ट्रिसिटी के बिल की वजह से गिन लें, इंटरेस्ट रेट की वजह से गिन लें, तो वो उनकी एक तो जॉब जा रही है और दूसरा जिनके पास जॉब है उनके ऊपर टैक्सेशन का बोझ बढ़ रहा है। इसी तरह जो इंडस्ट्रियां हैं, जो लिस्टेड हैं, जो नॉन लिस्टेड हैं, जो टैक्स भर रही हैं, और फिर जो हाई एंड के जो इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो टैक्स भर रहे हैं। बाकी तो पूरा पाकिस्तान, लोग बार बार कहते हैं कि 30 लाख यहाँ पर टैक्स पेयर्स हैं। उन 30 लाख में भी बहुत जो मिनिमम वाले भी आप समझ लीजिए 25 लाख तो वो होंगे जो बहुत कम वाले हैं, बहुत कम वाले। वो ईयरली मिनिमम टैक्स लग रहा है। बिल्कुल। बाकी तो आप पूरे पाकिस्तान में 5 लाख जो रियल टैक्स पेयर हो, 5 लाख से ज्यादा नहीं होते। 5 लाख से ज्यादा नहीं हो सकते। ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, क्या इसको नवाजा जाएगा इस बजट में? जागीरदार वडेरों का जो ये सेक्टर है, इसको इस दफा भी नहीं पूछा जाएगा? क्या तवक्कुआत है आपकी? मैं समझता हूँ ये फिर भी अभी भी एग्रीकल्चर पे कुछ लगा नहीं सकेंगे। वो हमने कई मरतबा कहा है, कोई हजारों मरतबा कहा होगा कि भाई इनके ऊपर कुछ आप टैक्स लगाएं। तो एक वाकया हुआ है जो लास्ट एफबीआर के चेयरमैन ने हमें बताया था, बल्कि टीवी पर भी उन्होंने कहा कि उन्होंने मुल्तान में किसी को नोटिस भेज दिया, किसी एग्रीकल्चरिस्ट को, तो 20 MA ने उसकी ऑफिस पर पहुंच गए इस्लामाबाद, मुल्तान के लिए, साउथ पंजाब से। बिल्कुल, ये बड़ा उन्होंने जो उधम की, वो बेचारा शरीफ आदमी तो नहीं हो खुद भी, लेकिन वो उधम की वजह से डर गया। अब ये जो है अपना टैक्स का जो रिजीम है, ये हम इंडिया वाली तो टैक्स की रिजीम है नहीं यहाँ। कि हम 80s में जब बॉम्बे जाते थे दोस्तों से मिलने, तो एक गाड़ी का डेक लगाने से पहले वो पहले देखते थे कि उनके पास अवेलेबल है, कि ये हमारे पास व्हाइट मनी है, ये टैक्स हमने इसका दिया हुआ है, फिर वो खरीद सकते हैं। और यहाँ पर तो पूरी पूरी गाड़ियां ले आते हैं नॉन फाइलर्स, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। यानी इजाफी बोझ सैलरीड क्लास के ऊपर डाला जाएगा, कॉर्पोरेट सेक्टर पे डाला जाएगा, और जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है जैसे स्टॉक एक्सचेंज, इस पर भी डाला जाएगा। ये बात तो तय हो गई है। यही लग रहा है, और उसी वजह से ये जो है अपना फाइनेंस मिनिस्टर, वो घबराए हुए हैं। मुझे तो अभी तक ये डेट का पता नहीं चल रहा है कि बजट किस दिन आ रहा है। आपको कोई कवीम कानात तो 12 तारीख के, 11 तारीख को इकोनॉमिक सर्वे पेश होगा। कवीम कानात तो इसी बात के हैं। अभी तो वज़ीर-ए-आज़म इसी मंथ के तो हैं, लेकिन 11 और 12 का भी मुझे जो फिगर है ना, पहले 7-8 का आया, फिर 10 का हुआ, फिर अब 11-12 की बात हो रही है। यही मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके थ्रू, आपके देखने वालों को, कि ये डेटे जो बदल रही है ना, ये भी एक किस्म की घबराहट की निशानदेही कर रहा है। और ये आप समझ लीजिए कि हम ना सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर में, कैपिटल मार्केट में, ये अक्रॉस द बोर्ड आपको यानी वो जो कहते थे ना, कराची से खैबर तक को ये घबराहट है कि क्या होगा, क्या डायरेक्ट टैक्सेस लगेंगे, क्या इनडायरेक्ट टैक्सेस लगेंगे, किस तरह इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। दूध के एक डब्बे के लिए एडवर्टाइज दे रहे हैं ये, और अपना उस पर भी लगा देंगे और टैक्सेस। आप ये देखें कि एक मट्टी का मटका जो है वो 500 रुपए का है। तो आप सोचेंगे गरीब आदमी के लिए, क्या अमीर आदमी के लिए भी अब ये टैक्सेस बहुत मुश्किलात लेकर आएंगे, बहुत मुश्किलात लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया जफर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल शेक है। गवर्नमेंट का जो मोराल जो होना चाहिए बजट पेश करते वक्त, वो दिखने में नहीं आ रहा है। अब जो सेक्टर टैक्स दे रहे हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं, उन पर मजीद टैक्स का बोझ डाला जाएगा। ये बात तो तय है कि ये बजट नॉन फाइलर्स के लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो टैक्स नेट में नहीं है और उनको कोई फिक्र भी नहीं है। लेकिन ये बजट उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा जो डॉक्यूमेंटेड हैं, जो टैक्स पे करते हैं। बहुत ख़तरनाक बजट होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बिजनेस कम्युनिटी की राय है, आवाम की राय है, फाइनेंसर्स की राय है। और आइंदा वाले दिनों में मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी, क्योंकि हमारी ग्रोथ कम है, हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। इनको किस तरीके से बैलेंस किया जाएगा, इसका कोई प्लान नहीं है हमारे पास, सिवाय इस बात के कि हम IMF के पास जाएँ और एक बड़ी डील करें कर्जों की। इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मुझे अम्यूनिटी को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।